हेलो दोस्त, आईटीआई लेवल 1 ग्रुप डी 2024-25 22 मार्च को माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ। उसमें एक ही चीज़ पे बात किया गया कि नोटिफिकेशन से पहले क्वालिफिकेशन चेंज नहीं हुआ है, यानी 10th और आईटीआई जो किया गया नोटिफिकेशन के बाद किया गया, यानी बोला जा रहा है जो 28 फरवरी का नोटिफिकेशन शॉर्ट रूप में एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया था उसी को नोटिफिकेशन मांग रहा है। जबकि आरआरबी बोला है कि मैं तो 22 मार्च को या 22 फरवरी को आगे लाया था, यहाँ पे सारा डेट चेंज हो रहा है, यानी 28 दिसंबर को जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था और यहाँ पे जो 22 फरवरी 2025 को आपका आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फुल नोटिफिकेशन और 23 से अप्लाई करने की डेट की थे। अभी स्थगित लगा हुआ है, रोक लगा हुआ है, लेकिन इस पे यही बात हो रही है कि अगर न्यू नोटिफिकेशन ही जारी कर दे तो 1 या 2 जनवरी 2025 को जो नोटिफिकेशन का मॉडिफाई हुआ था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आरबी नंबर 1/2025 में, वो तो वैलिड हो जाएगा, तो बिल्कुल वैलिड है। दूसरा आईटीआई और 10th दोनों रहेगा तो क्या होगा। देखिए अब ये सारा चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, लेकिन कोर्ट का साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो डेट है वो गलत है नोटिफिकेशन के टर्म में। पहले आपने प्रसारित कर दिया फिर मॉडिफाई कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। बस यही इतना पर फंसा हुआ है बात। अब इसकी डिसीजन आने वाली जल्दी ही है, 27 या 28 मार्च को आ जाएगी, तो इस डिसीजन तक थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट हर बार जो बोलता है उसका डिसीजन नहीं आता, जो डिसीजन आता है वो बोला भी नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन समस्या ये है कि विद्यार्थी के साथ फैसला कुछ भी हो, आईटीआई कैंडिडेट हारेगा एक कंडीशन में, जब सिलेबस ही नॉन टेक्निकल रहेगा। आईटीआई होने के बाद आपको सिलेबस टेक्निकल होना चाहिए, बिल्कुल कुछ न कुछ क्वेश्चन जो आईटीआई के होते हैं वो डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको आईटीआई का कुछ न कुछ मिलने वाला है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो नहीं कैंडिडेट देखे हैं वो जाके देख लीजिए। टेक्नीशियन 3 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई था, और वो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबका अलग अलग ट्रेड का था। यहाँ तो कॉमन आईटीआई किसी भी ट्रेड से रहिए, किसी भी भर दीजिए, एनएससी रहिए, किसी में रहिए, किसी में भर दीजिए लेवल 1 ग्रुप डी में। लेकिन इस कंडीशन में जब ट्रेड का एग्ज़ाम था उसके पेपर में नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम था, तो क्वालिफिकेशन रखने वाले आईटीआई की कमी नहीं है। और जो 30 लाख एप्लीकेशन आया था, ध्यान दीजिएगा, केवल टेक्नीशियन में, उसमें से पीसीएम के 7 से 8 लाख भी घटा भी दे तो कम से कम 22 लाख के आसपास एप्लीकेशन आया था टेक्नीशियन में, जबकि 14,000 वैकेंसी थी। और अभी अगर 22 लाख ये ट्रांसफ़र भी हो जाए ग्रुप डी में, केवल मान ली वही एप्लीकेशन जो वहाँ दिया गया था, तो यहाँ 32,000 वैकेंसी है, और 32,000 में सीसीए वगैरह हटा देंगे तो 20 से 21,000 वैकेंसी बचती है। एक सर्विसमैन और सीसीए हटाने के बाद 20,000 के आसपास वैकेंसी है। 20,000 जो टेक्नीशियन के 14,000 के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुल मिला के फोकस सिलेबस के साथ हो, टेक्निकल एग्ज़ाम का टेक्निकल सिलेबस, अगर ग्रुप डी में भी नॉन टेक्निकल सिलेबस के जाते हैं और नॉन टेक्निकल के सिलेबस जाएगा तो आईटीआई होने से भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो अच्छे से तैयारी और बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रखे हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो उनके पास आईटीआई सप्लीमेंट्री है, मेन उनके पास तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जैसा क्वालिफिकेशन रख रखे, वो गलत नहीं है, उनके पास है तो वो रखे हैं। अगर दोनों एक साथ है तभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो तो फॉर्म भरेंगे ही, और फॉर्म भरेंगे तो वो कंपटीशन फाइट करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है दूसरा कंडीशन कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा एलपी में देखे आपने, सीबीटी 1 निकल गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, भनक भी नहीं चला, एक आध अखबार में कहीं छिटा फूटी ऐसे कि एग्ज़ाम सेंटर में जाते हुए पकड़े गए। लेकिन एलपी के सीबीटी 2 में सीधा खुलेआम 20-20 लाख की बात हो रही है, और वो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने यहाँ रैकेट पंप किया, अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ था, उनके पास डॉक्यूमेंट भी है, सारा अपने उन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा था। बहुत सारे कैंडिडेट को अपना एग्ज़ाम सेंटर 1 महीना पहले से पता था कि मेरा यहीं सेंटर आएगा जब भी एग्ज़ाम होगा, इस टाइप के सेटिंग हुई है। और आपने टेक्नीशियन 3 में देख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 43 नंबर भी बढ़ सकते हैं। वो कंडीशन लोग कहते हैं कि एक ही तो दिखा है सिलीगुड़ी का, ऐसा नहीं है, एक ही गुली दिखता है सिलीगुड़ी में, वो दिख गया इसलिए
इसलिए हाईलाइटेड है। बहुत सारे चीज़ें अभी पर्दे के पीछे भी है जो आपको नहीं दिख रहा है और हमें भी नहीं दिख रहा है, जिसके लिए हम बोल नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट तो सोच ही सकते हैं कि एक में अगर 43 नंबर बढ़ा है तो दूसरे में 10-15 भी बढ़ गए, 20 भी बढ़ गए, तो समझिए क्या होगा। कंपटीशन का सिलेक्शन का प्रारूप चेंज हो जाता है और कैंडिडेट का सिलेक्शन चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के देखिए, दो ही चीज़ है, सिलेबस होनी चाहिए और 2 CBT का एग्ज़ाम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, CBT 2 हो, अगर 2 होगा तो कम से कम जो पहले में स्टेज में जो कैंडिडेट बैठ पाएगा गलती से भी, दूसरे में बैठेगा तो कभी न कभी पकड़ाने के चांसेज 200% बढ़ जाती है और बहुत सारी अनफेयर कंडीशन कम हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि CBT 1 और CBT 2 होगा तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 90 to 80% फिल्टर हो जाता है, और 90 to 80% फिल्टर होगा तो बहुत कैंडिडेट को सिलेक्शन हो सकता है इस कंडीशनों में। और बाकी रेलवे तो हमेशा ही आपको नोटिस डालती है कि बिल्कुल हमारा सिलेक्शन फेयर बेस होता है, लेकिन फेयर बेस हो रहा है तो कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि फेयर बेस में हम कहाँ पीछे रह गए जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ें सारी देखिएगा, पहला कंडीशन है, हालांकि पहले भी एग्ज़ामों में बातें उठती थी लेकिन इतनी बड़ी लेवल पे नहीं उठती थी जिस समय हो रही है। तो वेट करते हैं, 27-28 मार्च में अभी बहुत दूर नहीं है, 2-4 दिन बाद अपने आप स्टेटस आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।